जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना शर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से जीव विज्ञान प्रवक्ता। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान विषय में कक्षा 12 का अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम प्रारंभ किया था और जिसमें हमने समझा कि जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। हमने जाना कि जैव प्रौद्योगिकी दो सिद्धांत पर आधारित है, एक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और दूसरा रासायनिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अर्थ को समझते हुए हमने समझा कि इसे डीएनए पुनर्योगस तकनीक भी कहते हैं। साथ ही हमने इस तकनीक के लिए आवश्यक साधनों का भी अध्ययन किया। इस तकनीक के लिए किन साधन की आवश्यकता होती है उन्हें भी समझा। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम डीएनए पुनर्योगस तकनीक अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि को समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 का अध्याय जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का शेष भाग, जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी के जो सिद्धांत है पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि को समझेंगे। यह क्रियाविधि जिन प्रमुख चरणों में संपन्न होती है उनमें सर्वप्रथम है वांछित डीएनए का विलगन या पृथक्करण। जिस वांछित डीएनए के गुण को हम विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं या जिस वांछित डीएनए के जीन का उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उसको पृथक किया जाता है। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा चयनित वांछित जीन को अनेक प्रतिलिपियों में प्राप्त किया जाता है, जिसे कहते हैं जीन प्रवर्धन। इसकी अनेक प्रतिलिपियां पीसीआर के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। उसके पश्चात साथ ही वाहक डीएनए का भी चयन होता है जो वांछित डीएनए के अनुरूप हो। वाहक डीएनए और वांछित डीएनए इन दोनों ही डीएनए को जोड़कर पुनर्योगस डीएनए का निर्माण किया जाता है। कैसे, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब पुनर्योगस डीएनए को परपोषी कोशिका जीव में प्रवेश कराया जाता है और यह डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ द्विगुणित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करता है और इस जीन के उत्पाद को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। अंत में बाहरी जीन के उत्पाद को प्राप्त करना इसका अंतिम चरण है। ये हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें इंसुलिन का उत्पादन करना है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटीज के रोगी लेते हैं। इसका अधिक मात्रा में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हम किसी जीव में से इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन को पृथक कर लेते हैं। पहला चरण ये हुआ। अब इस इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं पीसीआर के द्वारा। वाहक डीएनए का भी चयन करते हैं। इस वांछित इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन को वाहक डीएनए के साथ जोड़ देते हैं और पुनर्योगस डीएनए बन जाता है। पुनर्योगस डीएनए में वाहक डीएनए और साथ ही वांछित इंसुलिन उत्पन्न करने वाला डीएनए खंड भी होगा। अब इस पुनर्योगस डीएनए को बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है जो परपोषी कोशिका के रूप में है और ये पुनर्योगस डीएनए उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ द्विगुणित होता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया तेजी से विभाजित होता है तो उसके साथ साथ उसका जो पुनर्योगस डीएनए जो वांछित जीन युक्त डीएनए है वो भी तेजी से विभाजित होता है और उस जीन से जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, जीन की मात्रा बढ़ती है, उसका उत्पाद भी बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार ज्यादा मात्रा में इंसुलिन जो कि वांछित जीन था, जो बदला गया जीन था, जिसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब इन सभी चरणों को हम एक एक कर विस्तार से पढ़ते हैं कि ये कैसे क्रिया करते हैं। सबसे पहले वांछित डीएनए खंड का पृथक्करण करने की जो आवश्यकता होती है वो है
डीएनए को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोशिका के अंदर डीएनए उपस्थित है तो उसके बाहर के आवरण को पहले हटाना होगा। तो कोशिका भित्ति के लयन के लिए अर्थात उसको घोलकर नष्ट करने के लिए अनेक एंजाइम, लयन एंजाइम प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जीवाणु कोशिका के यदि डीएनए की आवश्यकता है तो उसे लाइसोजाइम द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यदि पादप कोशिका के डीएनए की आवश्यकता है तो क्योंकि पादप कोशिका सेलुलोज की बनी हुई होती है तो सेलुलेज एंजाइम से वो नष्ट हो जाती है। और यदि वो कवक के डीएनए को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो काइटिनेज एंजाइम से क्रिया कराते हैं ताकि उसका काइटिन का बना हुआ आवरण नष्ट हो जाए। अब कोशिका भित्ति के नष्ट हो जाने पर, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है तो इसलिए कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। जब कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है तो जीव द्रव्य प्राप्त होता है, उसके अंदर के जीव द्रव्य का अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण वह विधि है जिसमें जीव द्रव्य को बहुत अत्यधिक तीव्र गति से मिक्सी की तरह घुमाया जाता है, जिससे भार के अनुरूप, भार के अनुसार जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न पदार्थ अलग अलग स्तर में एकत्रित हो जाते हैं। जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ऊपर, और सबसे हल्के सबसे ऊपर, इस तरह अलग अलग स्तर पर पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं। और उसमें से किस स्तर पर डीएनए होगा इसका हमें संज्ञान होगा, उसको पृथक कर लिया जाता है। अब जीव द्रव्य में डीएनए के साथ अन्य भी पदार्थ होते हैं, जैसे आरएनए उपस्थित होगा तो आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा अपचयित कर दिया जाता है। इसी तरह प्रोटीन जो जीव द्रव्य के साथ उपस्थित हैं उस प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा अपचयित करके डीएनए को उनसे पृथक कर लिया जाता है। अब इस प्रकार पृथक हुए डीएनए को बहुत ही ज्यादा ठंडे एथेनॉल के साथ मिलाया जाता है। चिल्ड एथेनॉल या अत्यधिक शीतल एथेनॉल को मिलाने से डीएनए महीन धागों के रूप में अवक्षेपित होकर ऊपर आ जाता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में वो जीव द्रव्य, परिष्कृत जीव द्रव्य था जिसमें एथेनॉल मिलाने पर जीव द्रव्य धागे के रूप में, जीव द्रव्य के जो धागे हैं वो अवक्षेप के रूप में ऊपर आ जाते हैं। इन धागों को लपेटकर, इस प्रकार से लपेटकर पृथक कर लिया जाता है, एकत्रित कर लेते हैं। डीएनए के भागों को लपेटकर एकत्रित करने की इस क्रिया को स्पूलिंग कहते हैं। इसके बाद जब डीएनए प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक लंबा डीएनए का आकार बहुत बड़ा होता है और हमें पूरे डीएनए की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा यदि डीएनए है तो हमें तो इसके एक छोटे से विशेष खंड की आवश्यकता है जहां पर एक वांछित गुणों वाला, वांछित उत्पाद को प्रदान करने वाला जीन उपस्थित है। मान लीजिए इंसुलिन का ही मान लीजिए, केवल एक छोटा सा खंड है, यहाँ पर उसका जीन उपस्थित है। तो अब इतने बड़े डीएनए से इसको अलग करना होगा। इसके लिए पहले डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। डीएनए को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता होती है जो डीएनए के खंडों को विशेष अनुक्रम पर तोड़ता है। इसको समझने के लिए हम पहली वीडियो देख सकते हैं कैसे ये विशेष एंडोन्यूक्लियेज विशेष स्थान पर ही डीएनए के खंडों को तोड़कर इस तरह से पृथक कर देता है। अब जो ये अनावृत सिरे डीएनए के खंड के टूटने के पश्चात जो बचते हैं, जो चिपचिपे सिरे कहलाते हैं, ये वाहक डीएनए के अनावृत सिरों के साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब वाहक डीएनए के अनावृत सिरों पर भी इनके ही पूरक न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होने चाहिए, तभी इससे जुड़ेंगे। इससे ये पता चलता है कि विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और साथ ही वाहक डीएनए में भी ये विशेष अनुक्रम होना आवश्यक है। जो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पर ये डीएनए, ये न्यूक्लियेज एंजाइम इसको काट रहा है, ऐसा ही अनुक्रम वाहक डीएनए में भी होगा, तभी उसके पूरा न्यूक्लियोटाइड वहां पर होंगे जिनसे ये विशिष्ट डीएनए जुड़ सकता है। तो वाहक डीएनए और वांछित डीएनए में एक समान पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होना अनिवार्य है और दोनों को एक ही विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित किया जाता है। इस प्रकार डीएनए को जब अनेक खंडों में काट दिया जाता है तो हमें उनमें से
सिर्फ एक छोटे से खंड को पृथक करना है, क्योंकि हमारा वांछित जीन उसी खंड पर उपस्थित है। ये छोटे छोटे अनेक खंड बन गए, लेकिन हमें सिर्फ एक ही इतना खंड की आवश्यकता है। तो इनको इन सभी खंडों से कैसे पृथक किया जाए, इसके लिए जैल विद्युत कण संचलन विधि को अपनाया जाता है। विद्युत कण संचलन वास्तव में एक समान विद्युत आवेश वाले क्षेत्र में एक जैसे आवेशित कणों की गति की क्रिया होती है। अब इसके लिए जो माध्यम है, डीएनए के खंड को पृथक करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो है अगैरोस जेल। अगैरोस जेल समुद्री घास सीवीड से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड है और इस जेल को इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यंत्र में एक समान लेयर में बिछा दिया जाता है। यहाँ पर ये एगेरोस जेल बिछा हुआ होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ आयताकार क्षेत्र बने हुए हैं जिनको कूप कहते हैं। जो डीएनए के खंड बना हुआ जो हमारे पास जो तरल है, उसको हम उन सभी डीएनए को इन कूप में भर देते हैं। अब एक समान विद्युत आवेश यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है। डीएनए क्योंकि ऋणावेशित होते हैं तो वो धनावेश की ओर तेजी से गति करने लगते हैं। उनकी ये गति डीएनए के आकार पर निर्भर करती है। जो बड़े आकार के डीएनए होते हैं वो धीमी गति से चलते हैं और छोटे आकार के डीएनए आगे की ओर तेज गति से बढ़ते हैं। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग आकार के डीएनए अलग अलग लाइन में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जो बड़े आकार का डीएनए है, सबसे बड़ा डीएनए सबसे पीछे रह गया क्योंकि ये सबसे धीमी गति से चल रहा है, और जो सबसे छोटा डीएनए है वो सबसे आगे होगा। यदि एक ही आकार के दो डीएनए होंगे तो वो एक ही साथ होंगे। इस प्रकार डीएनए अपने आकार के अनुरूप अलग अलग स्तर में इस जेल पर दिखाई देता है। अब इस जेल को हम डीएनए को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए जब डीएनए अलग अलग लेयर में हो तो वो हमें दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो इसके लिए इस पूरे जेल को इथिडियम ब्रोमाइड से संसाधित किया जाता है, उससे क्रिया कराई जाती है और इसे इथिडियम ब्रोमाइड जो है रंजक प्रदान करता है और अल्ट्रावायलेट किरणों में, पराबैंगनी किरणों में यह नारंगी रंग की चमकीली पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार डीएनए के आकार को देखते हुए हम वांछित जो डीएनए खंड है उसको पृथक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा वांछित जीन इस आकार के डीएनए पर होगा जो हमें पता होना चाहिए, तो हम इसे इतने भाग को इस जेल से काटकर पृथक कर लेते हैं। अब इस इतने भाग से इस डीएनए खंड को अलग करने के लिए, ये जेल है और यहाँ पर ये डीएनए है, तो इस डीएनए को अलग करने के लिए इलूशन विधि का प्रयोग किया जाता है। इलूशन वह तरीका है जिससे डीएनए को जेल से अलग कर लिया जाता है। अब इस पृथक डीएनए की पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा बहुत कम समय में अनेक प्रतिलिपि तैयार की जा सकती हैं। इस तकनीक में, इस पीसीआर विधि में डीएनए तीन मुख्य चरणों में पीसीआर की तकनीक के द्वारा इसकी प्रतिलिपि को प्राप्त किया जा सकता है। इस पीसीआर की तकनीक में तीन मुख्य चरण होते हैं। वो कैसे? पहला निष्क्रियकरण तो है। निष्क्रिय अवस्था में डीएनए हम जानते हैं दोनों डबल हेलिक्स, जो डीएनए की दोनों लड़ियां हैं वो परस्पर इस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं जुड़ी हुई होती हैं। जब इसको बहुत अधिक ताप प्रदान किया जाता है, 96 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म किया जाता है, ताप मिलने पर डीएनए के दोनों वलयक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और ये दोनों वलयक अनावृत हो जाते हैं। ये हमने डीएनए विकृतीकरण में पढ़ा है। डीएनए विकृतीकरण होता है डीएनए को अधिक ताप द्वारा उपचारित करने पर उसके दोनों वलयक के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर दोनों वलयक पृथक हो जाते हैं। अब इस माध्यम में जिसमें पीसीआर तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसमें
छोटे छोटे उपक्रामक, जिन्हें प्राइमर भी कहते हैं, वो इसमें जोड़े जाते हैं। उपक्रामक का मतलब, प्राइमर का मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड की बनी छोटी एक एक श्रृंखला है, जिसमें अधिकतम 10 से 20 तक के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। और ये श्रृंखला, जैसे हमने डीएनए द्विगुणन में पढ़ा था, डीएनए द्विगुणन डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है, और पॉलीमरेज इस क्रिया का प्रारंभ नहीं कर सकता है। क्रिया के प्रारंभ में एक छोटे प्राइमर की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करनी है, तो डीएनए खुद नहीं बन पाएगा, इसके लिए संश्लेषित प्राइमर को इस विलयन में छोड़ा जाता है। ये प्राइमर जो 3 वाला जो सिरा है, 3 प्राइम वाला सिरा है, उस पर ये छोटे न्यूक्लियोटाइड वाले प्राइमर आकर, जैसे ही अनावृत होता है, वहां आकर जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। इसी तरह 3 प्राइम वाला ये सिरा इसके जो संश्लेषित डीएनए है उस भाग के 3 प्राइम वाले सिरे पर आकर जुड़ जाते हैं। इस पर विशेष वही अनुक्रम होगा, इसलिए ये संश्लेषित प्राइमर विशेष प्रकार के इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम के आधार पर इसमें छोड़े जाते हैं। जब ये प्राइमर इनसे जुड़ता है तो इस माध्यम में काफी मात्रा में उपस्थित जो मुक्त न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स, जो एडेनिन से बना हुआ एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड, जो इसी तरह ग्वानिन से बना हुआ और साइटोसिन से बना हुआ, थायमिन से बने हुए, जो चारों नाइट्रोजन बेस से बने चारों तरह के न्यूक्लियोटाइड पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। उनको इस माध्यम में जोड़ देना चाहिए, डाल देना चाहिए, तभी ये इस श्रृंखला से आगे जुड़कर, जैसे इन्हें 3 प्राइम वाला सिरा मिलता है डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया की तरह ही ये यहाँ पर परस्पर जुड़कर श्रृंखला का विस्तार करते हैं, और इस तरह दूसरी श्रृंखला पर भी ये न्यूक्लियोटाइड जुड़कर इसका विस्तार करते हैं, और ये एक डीएनए से 2 डीएनए यहाँ बन जाते हैं, जिसे इस चित्र में हम यहाँ देख रहे हैं। इस क्रिया के लिए टेक पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि थर्मोस्टैटिक होता है, थर्मोस्टेबल होता है, ताप नियंत्रक होता है, ताप स्थिर होता है। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर भी क्रियाशील होता है। जब इसको हाई टेम्परेचर प्रदान किया जाता है तो दोनों वलयक पृथक होते हैं, फिर इसे ठंडा करने पर 60 के आसपास ठंडा करने पर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आकर जुड़ जाते हैं। इस तरह एक डीएनए से ये 2 डीएनए का निर्माण होता है। इन दोनों डीएनए को फिर से इस चक्र में प्रवेश कराया जाता है, फिर से ये गर्म करने पर इसके दोनों वलयक अलग हो जाएंगे, इसके भी और इसके भी, और अब इससे 2 न्यूक्लियोटाइड जो 2 डीएनए बन जाएंगे और दूसरे वाले से भी 2। तो पहले 1 से 2 डीएनए बने, इसके बाद इन 2 से 4 डीएनए बनेंगे, और जो 4 बनेंगे उससे 16। इस प्रकार ये प्रत्येक चक्र में इनकी संख्या वृद्धि होती चली जाती है। एक चक्र में जो लगने वाला समय है लगभग 1 से 2 मिनट का होता है, और अगर ऐसे 20 चक्र लगातार हो जाते हैं तो उससे वांछित डीएनए अणु के 1 मिलियन से भी अधिक हम प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर डीएनए का निर्माण करने वाला जो एंजाइम, जिसे थर्मोस्टेबल ताप स्थिर जो डीएनए पॉलीमरेज कहा गया है, उसे थर्मस एक्वेटिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। इसीलिए इसे टी थर्मस और एक्वेटिस का एसी, टेक पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। यह बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है और अधिक तापमान पर भी ये क्रियाशील रहता है, क्योंकि इस क्रिया में ताप में निरंतर फ्लक्चुएशन होता है, पहले बहुत हाई टेम्परेचर, फिर ठंडा, फिर हाई। तो इस प्रकार से ये इस टेम्परेचर पर भी क्रिया करने में सक्षम होता है। इस प्रकार डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार होने के साथ ही वाहक डीएनए को भी वांछित डीएनए के अनुरूप उसका चयन करना आवश्यक होता है। वाहक डीएनए में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वाहक डीएनए में सबसे जरूरी आवश्यकता है वो है कि उसमें पोषक कोशिका में प्रवेश करने पर
स्वतंत्र रूप से उसमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए। जब वाहक डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होगी तभी उसके साथ जुड़ा हुआ जो वांछित डीएनए है वो भी द्विगुणन करेगा। साथ ही वाहक डीएनए में वही पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होना चाहिए जो वांछित डीएनए में है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, तभी उससे वांछित डीएनए जुड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाएगा। इसके अलावा इसको आसानी से पृथक किया जाना चाहिए, जो ऐसे सरलता से इसको अलग करके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके, ये भी आवश्यक है। साथ ही वाहक डीएनए में चिन्हक का होना अति आवश्यक है, ताकि जब पुनर्योगज डीएनए इसके साथ जुड़कर जिन कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो उस चिन्हक की सहायता से ही पहचाना जाता है कि उन कोशिकाओं का रूपांतरण हुआ है, उसमें वांछित जीन कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसमें चिन्हक का होना भी अनिवार्य है। साथ ही वाहक डीएनए आकार में छोटा भी होना चाहिए। इस प्रकार वाहक डीएनए जब चयनित हो जाता है तो वाहक डीएनए के साथ पुनर्योगज वो वांछित डीएनए को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर वाहक डीएनए का एक हम चित्र देख रहे हैं जो प्लाज्मिड है, जीवाणु का एक प्लाज्मिड लिया गया है, और जो विदेशी डीएनए है जिसे वांछित डीएनए हम कह रहे हैं वो यहाँ है। दोनों को एक ही जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, एक ही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्रिया कराई जाती है। दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो अब ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दोनों को एक विशेष अनुक्रम से काट देता है। जैसे बाहरी डीएनए ये यहाँ से कट गया, वांछित डीएनए को भी इस क्रम से काटकर यहाँ से अलग कर दिया। अब वांछित वाहक डीएनए में जो ये रिक्त स्थान है, उस स्थान पर ये वाला वांछित डीएनए खंड आकर यहाँ पर इससे लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया। अब इस प्रकार से जो डीएनए बनता है, ये लाइगेज एंजाइम से वांछित डीएनए खंड प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है। इससे बना जो डीएनए है, इन दोनों भागों से जुड़ा हुआ डीएनए, जिसमें यहाँ पर वांछित डीएनए खंड है, इसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से वाहक डीएनए से वांछित डीएनए को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। यह डीएनए बैक्टीरिया में क्योंकि प्लाज्मिड में स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है, तो इसके द्विगुणन के साथ साथ इसका भी द्विगुणन होता है। जो वांछित खंड है उसका भी द्विगुणन होता है और इसकी संख्या में वृद्धि होती चली जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो सके। जब ये पुनर्योगज डीएनए बन जाता है तो इसे पोषक कोशिका में प्रवेश किया जाता है। पोषक कोशिका में प्रवेश की जो विधियां हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश दिखाया गया है। अगर बैक्टीरिया में प्रवेश कराना है, जैसे पीछे हमने देखा ई कोलाई में, तो इस जिन बैक्टीरिया में, जिन जीवाणुओं में इसका प्रवेश किया जाना है, उनको द्विसंयोजित धनायन के साथ क्रिया कराई जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जिन पोषक कोशिकाओं या जीवाणुओं में पुनर्योगज डीएनए का प्रवेश कराना है, उनको बर्फ पर रखा जाता है। बर्फ से ठंडी हुई ये कोशिकाएं जब अचानक इनका ताप फिर 42 डिग्री किया जाता है तो इन्हें हीट शॉक प्राप्त होता है। हीट शॉक में इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में छिद्र बन जाते हैं, जिनके माध्यम से प्लाज्मिड उनमें प्रवेश कर जाता है। दूसरी विधि, उनमें प्रवेश करने से पहले एक बात और है, इसको जो है कैल्शियम क्लोराइड, जो कि द्विसंयोजित धनायन, यानी कि इसमें कैल्शियम के डबल आयन होने चाहिए, कि ऐसे पदार्थ से क्रिया भी कराना आवश्यक है जो जीवाणुओं की, क्योंकि ये डीएनए दो ऋणायन, इन पर ऋणावेश होता है डीएनए पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की उपस्थिति के कारण, और ये द्विसंयोजित धनायन से जब कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया करेंगे तो ये सुगमता से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें बहुत बर्फ और फिर 42 डिग्री का तापमान प्रदान करने पर ये भित्ति को छिद्रित कर देते हैं, और वो फिर प्लस कैल्शियम आयन, उन दोनों के प्रभाव से ही जीवाणु सुगमता से भित्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जब उन्हें फिर से एकदम ठंडा किया जाता है, बर्फ पर रखा जाता है, तो फिर ये अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। दूसरे, यदि जंतु और पादप कोशिका में इनका
पुनर्योगस डीएनए का प्रवेश कराना हो तो माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे सूक्ष्म इंजेक्शन हैं जिनके द्वारा सीधे पोषक कोशिका के केंद्रक में पुनर्योगस डीएनए को पहुंचा दिया जाता है। पौधों में प्राय बायोलिस्टिक विधि या जीन गन का भी प्रयोग किया जाता है पुनर्योगस डीएनए को कोशिका के अंदर पहुंचाने के लिए। पादप कोशिकाओं में इस विधि में क्या होता है, बायोलिस्टिक या जीन गन विधि में जो भारी स्वर्ण या टंगस्टन के कण होते हैं उन्हें पुनर्योगस डीएनए से लेपित कर दिया जाता है, उन पर पुनर्योगस डीएनए का लेप लगा दिया जाता है और इन भारी कणों को जीन गन के द्वारा या माइक्रो प्रोजेक्टर के द्वारा अत्यधिक तीव्र गति से पोषक कोशिका के ऊपर बमबारी की जाती है, जिससे तेज गति होने के कारण ये पोषक कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार पोषक कोशिका में प्रवेश किए हुए करने पर अब ये कैसे पहचान में आए कि किस पोषक कोशिका में ये प्रवेश कर गए और किस में नहीं करे। जरूरी नहीं है जितनी वहां पर पोषक कोशिकाएं उपस्थित हैं उन सब में ही पुनर्योगस डीएनए पहुंच जाए। इसको पहचानने के लिए वाहक डीएनए में कोई चिन्हक होना आवश्यक है। जो पुनर्योगस डीएनए जिससे बना है उसमें चिन्हक होगा तो ही पता चलेगा। इसके लिए प्राय एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन का प्रयोग किया जाता है। अगर वाहक डीएनए में ये प्रतिरोधी जीन होता है तो पोषक कोशिकाओं को एम्पिसिलिन के माध्यम में रखा जाता है। जिन कोशिकाओं में पुनर्योगस डीएनए पहुंच गया है उनमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होने के कारण वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक पे निष्क्रिय नहीं होंगे और वृद्धि करते रहेंगे। लेकिन जिन पोषक कोशिकाओं में यह पुनर्योगस डीएनए नहीं पहुंचा उनमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन न होने के कारण वो एम्पिसिलिन माध्यम में नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार केवल परिवर्तित कोशिकाओं की ही वृद्धि होती है, वो ही सक्रिय रह पाती हैं और पुनर्योगस डीएनए पोषक कोशिका के डीएनए के साथ बार बार विभाजित होता है। जैसे एक जीवाणु कोशिका 2 में विभाजित होगी तो उसके साथ उसके पोषक डीएनए की भी पुनर्योगस डीएनए की भी संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी। जिस प्रकार जितने डीएनए की संख्या बढ़ेगी उतना ही पोषक पुनर्योगस डीएनए भी बढ़ता जाएगा और उनसे उतनी ही अधिक मात्रा में उस जीन से उत्पाद बनेगा। परिणाम स्वरूप पुनर्योगस डीएनए भी बहुत सारी प्रतिलिपि बन जाती है द्विगुणन के कारण और इस बहुत सारी प्रतिलिपि के कारण इस जीन से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होता है। अब पोषक माध्यम में जब इन जीवाणुओं को, जो परिवर्तित जीवाणु हैं जिनमें पुनर्योगस डीएनए पहुंच गया है, इनको वृद्धि करने का जब अनुकूल अवसर प्राप्त होता है तो तेजी से वृद्धि करके ये सभी अधिक से अधिक मात्रा में वांछित जीन के उत्पाद को उत्पन्न करने लगती हैं और वांछित जीन का जो उत्पाद हम प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है, जिसको उन कोशिकाओं से पृथक कर लिया जाता है। उन कोशिकाओं से पृथक करने से पहले यदि हमें कम मात्रा, लगभग 5 से 10 लीटर में अगर हमारा पोषक माध्यम है तो वो हम उसे प्रयोगशाला में कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक व्यावसायिक स्तर पर अगर उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर यहाँ पर एक ऐसा संसाधन है जिसमें, जो हम यहाँ इस चित्र में देख पा रहे हैं, जिसके अंदर इन पोषक कोशिकाओं को, जो परिवर्तित पोषक कोशिकाएं हैं, उनको वृद्धि करने का अनुकूलतम अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां वहां दी जाती हैं जिससे कि ये अधिक से अधिक वृद्धि कर सकें। इसके लिए इसमें उचित ताप की व्यवस्था होती है, वृद्धि योग्य उचित पीएच और अन्य कोई आवश्यकता, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराया जाता है। बायोरिएक्टर का चित्र यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये एक बेलनाकार संरचना होती है जिसके मध्य में एक चपटे फलक वाला प्रेरक से जुड़ा हुआ विलोडक होता है। ये फलक तेजी से पोषक माध्यम को घुमाते रहते हैं ताकि इस माध्यम में उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छे ना बने।
साथ ही ऊपर फेन छोड़ने वाला ये भाग होता है। जब तेजी से ये माध्यम घूमता है तो इसमें उत्पन्न झाग को नष्ट किया जा सके। संवर्धन माध्यम में अन्य जीवाणु वृद्धि ना करें, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। केवल वांछित पोषक कोशिकाओं की ही उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार बहुत कम समय में इस बायो रिएक्टर में अनुकूल परिस्थिति प्रदान करके अधिक से अधिक मात्रा में पोषक कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है और उनसे ज़्यादा मात्रा में उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बने परिष्कृत को प्रयोग में लाने से पहले सामान्य नागरिकों के लिए उपयोग योग्य बनाने तक बीच में कुछ प्रक्रम होते हैं जिनको अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। इनमें मुख्य क्रिया जो सम्मिलित है वो है पृथक्करण और शोधन। जैसे कि क्योंकि वांछित उत्पाद पोषक कोशिकाओं के अंदर निर्मित हो रहा है तो उन कोशिकाओं से उस उत्पाद को पहले पृथक भी किया जाता है। इसके लिए फिर से उन पोषक कोशिकाओं को उत्पाद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पृथक करना होता है। तो पोषक कोशिकाओं को पहले लाइटिक एंजाइम लयन एंजाइम के द्वारा उनको जो है उनकी भित्ति को हटाया जाता है। फिर उनके अंदर उपस्थित जो जीव द्रव्य है उसमें से वांछित जीन द्वारा उत्पन्न उत्पाद को सावधानी पूर्वक पृथक किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है। शोधन के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं वो है जैसे छानना, अवसादन, विभिन्न प्रकार की क्रोमेटोग्राफी। इन सभी विधियों का प्रयोग करके फिल्ट्रेशन किया जाएगा या अवसादन से भारी अशुद्धियों को दूर किया जाए या फिर क्रोमेटोग्राफी का भी प्रयोग किया जाता है। और इन सभी जिस प्रकार की अशुद्धि हो उसको शुद्ध करके फिर उस पदार्थ का उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर परिरक्षक मिलाकर उसको ज़्यादा समय तक उपयोगी बनाया रखा जा सकता है। यदि औषधि का उत्पादन किया जा रहा है, उदाहरण के लिए इंसुलिन का ही मान लीजिए चलिए, तो उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, उसकी गुणवत्ता का जांच की जाती है और उसके पश्चात वो व्यवसाय के लिए आम नागरिक के लिए उपलब्ध होता है। ये सभी क्रियाएं इस अनुप्रवाह संसाधन में आती हैं, अर्थात जो जैव संश्लेषित परिष्कृत जो कोशिकाओं से उत्पन्न हुआ है उसे मार्केट में व्यवसाय के लिए आम नागरिक के उपयोग के लिए आने से पहले जिन प्रक्रमों से होकर गुजरना होता है वो अनुप्रवाह संसाधन है। अंत में इस संसाधन से प्राप्त शुद्ध उत्पाद को बाजार में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न तकनीकों को समझते हुए ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये ठीक से समझ में आया होगा।